प्रणाम भाई लोग। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज के लेक्चर में हम लोग दुआब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? दुआब के बारे में। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने आपके वीडियो को काफ़ी समय से रोक के रखा था। उसका कारण था कि मेरा कैमरा फूट गया था। ठीक है, 20 दिन के आसपास से मैं वीडियो इंडियन ज्योग्राफी का नहीं बना पा रहा था। ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आपके लेक्चर अब नहीं रुकेंगे। पर डे एक वीडियो, कम से कम एक वीडियो पर डे जाएगा। ठीक है, आपका एक लेक्चर हमेशा आपके यूट्यूब चैनल लेट्स डू पे मिल जाया करेगा। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है दुआब। ठीक है, ये है दुआब। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ ये होता है क्या, क्योंकि मैं अभी काफी दिनों से नहीं पढ़ा रहा था, इसीलिए जो है एकाएक से सारे पॉइंट्स को कवर करना मुश्किल है। ठीक है, आप पीछे के लेक्चर्स को देखते चलो। मैंने लोड बताया था, खादर, ये सभी मैंने मिट्टियों के बारे में बताया था। ठीक है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया होगा पंजाब हरियाणा का मैदान। ठीक है, जिसमें मैंने दोआब को समझाया होगा। फिर भी मैं बताता हूँ दोआब क्या होता है। दोआब बोलते हैं सर दो नदियों के बीच, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि। ठीक है, दो नदियों के बीच उपजाऊ उपजाऊ भूमि। ठीक है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर था मैंने लिखा भी नहीं है आपके लिए, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय भूगोल। ठीक है, भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो, हम लोग आज दोआब के बारे में देखेंगे। ये दोआब और ये चित्र क्या है मैं आपको पहले ये समझाता हूँ। ठीक है, देखो दोआब क्या होता है। दो नदियों के बीच के जो उपजाऊ भूमि होती है उसको दोआब कहते हैं। ठीक है, ठीक है, उसको दोआब कहते हैं। अब यहाँ से आगे हम लोग चलते हैं। मैंने बताया कि ये सिंधु है, ये झेलम। ये जो नदी यहाँ से निकल रही है इसको झेलम बोल रहे हैं। अब देखो ध्यान से, तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये एक नदी यहाँ से बहते हुए जा रही है जिसको मैंने सिंधु बोला। इधर से होके चले जाएगी, ये अरबियन सागर में गिर जाती है। ठीक है, यहाँ से एक नदी है जिसको बोलते हैं झेलम। इधर से एक है जो बनती है जिसको बोलते हैं चिनाब, ये रावी। और ये नदी जो है इसको क्या बोलते हैं? ब्यास। और ये नदी यहाँ से जो निकली और जाके सिंधु में मिल जाती है उसको बोलते हैं सतलज। ठीक है, मैं पढ़ा जो रहा हूँ आपको वो दोआब पढ़ा रहा हूँ। दोआब से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, एक ना एक नंबर का क्वेश्चन उठा के पूछता है। सवाल कैसे पूछेगा? जैसे बोल देगा सिंधु और झेलम के बीच में एक सिंधु और झेलम के बीच में एक दोआब बनेगा, उसका क्या नाम है? तो इसका वो नाम है सिंधु सागर दोआब। ठीक है, क्या नाम है? सिंधु सागर दोआब। इस तरह के सवाल पूछते हैं। ठीक है, जैसे आपसे यहाँ पूछेगा झेलम और चिनाब, कौन से? झेलम और चिनाब के बीच में कौन सा दोआब बनेगा? तो चाज सागर दोआब बनेगा। ठीक है, मैं एक एक करके इन सभी के बारे में लिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ये पांच दोआब है। सिंधु और झेलम के बीच में नंबर 1, झेलम और चिनाब के बीच में नंबर 2, चिनाब और रावी के बीच में नंबर 3, रावी और सतलज के बीच में 4, रावी और ब्यास के बीच में 4, और ब्यास और सतलज के बीच में 5। 5 दोआब बनते हैं। ठीक है, ये क्या है सर? ये है मालवा का मैदान, मालवा का मैदान। ठीक है, देखो मैंने इंडियन ज्योग्राफी काफी बार पढ़ाया, 4 से 5 बार पढ़ाया है, इसलिए मुझे लगभग सारी बातें याद रहती है। ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कुछ करंट अफेयर्स जो अभी कुछ नया खोज हो गया उसको इंडियन ज्योग्राफी से जोड़ दिया गया है, उन सभी चीज को पढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है। ठीक है, देखो ये जो मैंने पढ़ाया ये दोआब है। दोआब क्या होता है? तो सिंधु और झेलम के बीच में जो उपजाऊ भूमि होगी उसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे सिंधु सागर दोआब। ठीक है, सिंधु और झेलम के बीच में एक उपजाऊ नदी, एक उपजाऊ भूमि है जिसको बोलते हैं सिंधु सागर दोआब। ठीक है, उसी तरह ब्यास और सतलज, ब्यास और सतलज, ब्यास और सतलज के बीच में एक दोआब है जिसको बोलते हैं बिस्त दोआब। ठीक है, मालवा का मैदान है ये, और यहाँ से निकलती है घग्गर नदी। कौन सी नदी निकलती है? घग्गर नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी को बोलते हैं। किस क्या बोले मैंने, क्या बोला आपको?
आंतरिक प्रवाह की सबसे, इसका मतलब आंतरिक प्रवाह क्या है? एक जगह नदी जाके सूख जाती है, ठीक है? इसी को बोलते हैं आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी कहलाती है, ठीक है? चलो अब इसको मैं मिटाता हूँ, उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन एक-एक करके पढ़ते हैं, ठीक है? चलो देखो, यहाँ से आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? पढ़ना क्या है? गंगा का मैदान। अभी तक हम लोग जो पढ़े, उससे पहले मैंने पढ़ाया था पंजाब हरियाणा का मैदान, ठीक है? उसके बाद हम लोग दोआब के बारे में पढ़ रहे थे। दोआब इम्पोर्टेंट था इसलिए पढ़ रहे थे, ठीक है? इसके बाद ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गंगा का मैदान। पूछबे तो करता है गंगा का मैदान, ठीक है? बिहार से रिलेटेड हो जाएगा तो और ज़्यादा पूछेगा, ठीक है? देखो, गंगा का मैदान, ये एक नदी आ रही है, इसमें आके मिलेगी, इसको बोलते हैं जमुना, ठीक है? ये है गंगा, गंगा नदी है, ठीक है? ये है, ये देखो गंगा नदी जो है, इसमें ये यहाँ से जो नदी आ रही है, यहाँ पे जो एक शहर बसा हुआ है जिसको बोलते हैं प्रयागराज। अभी जो प्रयागराज सब घूमने गए थे, ये है चंबल नदी, ठीक है? यहाँ से एक नदी आके मिलती है जो यमुना कहलाती है। ये एक थार मरुस्थल है, ठीक है? और ये अरावली पर्वत है, सबसे पुरानी पर्वत माना जाता है, ठीक है? ये कौन सी पर्वत है? अरावली। और इसका कुछ भाग जो है मध्य प्रदेश का इसमें आता है, ठीक है? कुछ भाग मध्य प्रदेश का। ये क्या है? ये है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत, ठीक है? विंध्याचल पर्वत, ठीक है? हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? गंगा का मैदान। अब इधर का जो मैदान सब बचा, इधर का जो मैदान सब, ये सब गंगा का मैदान में आ जाएगा, ठीक है? समझ गए? समझ गए? एक लाइन और मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? भूर, भद्रू करो भूर, ये भूर या भूर लिखा रहता है, ये क्या होता है? इसी बात को समझा देता हूँ यहीं पे, ठीक है? देखो, थार मरुस्थल में जब इधर से पवने बहती है, ये पवन इधर से होते हुए इधर बहती है, ये है पवने, ठीक है? ये क्या है? पवने, जब इधर से होकर बहती है, ठीक है? थार मरुस्थल में, थार मरुस्थल में भूर का परिभाषा लिख दो, पवनों द्वारा निक्षेपित, पवनों द्वारा निक्षेपित, देखो परिभाषा लिखा हुआ था, पवनों द्वारा निक्षेपित बालू को भूर कहते हैं, ठीक है? अभी मैं समझाऊंगा मैं ये क्यों समझा रहा हूँ। बालू को भूर या भूर कहते हैं, ठीक है? और इसका इम्पोर्टेंट कहाँ ये भी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है? बस समझ लो कि जब थार मरुस्थल में कुछ पवने इस साइड से होते हुए इधर बहती है, तो इस साइड से जो निक्षेपित बालू है उनको बहा के ले जाती है, उनको उड़ा के ले जाती है, उसी को भूर कहते हैं, ठीक है? अब मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। गंगा का मैदान वो सभी है जो गंगा के आसपास का क्षेत्र एरिया हो गया, वो सभी गंगा का मैदान हो जाएगा, ठीक है? गंगा एक नदी है जो बह रही है, इधर यमुना है, ये चंबल नदी है, और ये राजस्थान का कुछ क्षेत्र जो कुछ मध्य प्रदेश का क्षेत्र इसमें आ जाता है, और ये चंबल नदी इधर से होते हुए बह जाती है, ठीक है? अब चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश से होते हुए बह जाती है, ये भी बोल सकते हैं। पवने जो है इधर से होते हुए बहती है, ये राजस्थान का क्षेत्र। ये क्या है? तो ये अरावली पर्वत है, मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आप, अरावली लिखा है, पर्वत समझो, अरावली पर्वत है, ठीक है? और ये क्या है? तो ये विंध्याचल पर्वत है, ठीक है? पवनों द्वारा निक्षेपित बालू को भूर या बूर कहते हैं, ठीक है? ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं इसको थोड़ा परिभाषा के रूप में लिख के समझाता हूँ और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है? चलिए देखो, यहाँ से कुछ लाइनें, ठीक है? देखो मैंने सॉरी, देखो इसमें कुछ बातें हैं। गंगा का मैदान में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, पहले ये देख लो। गंगा के बारे में हम लोग उत्खात भूमि पढ़ेंगे, ठीक? भूर या बूर पढ़ेंगे, कंकड़ पढ़ेंगे, विस्पर्शन पढ़ेंगे, गोखुर झीलें, जल्लावटाल और डेल्टा। देखो ये सभी नाम है, जल्लावटाल, भूर या बूर, कंकर। हम लोग जानते हैं कंकर क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कंकर बोलते हैं। लेकिन कंकर होता क्या है, इसका परिभाषा है, अशुद्ध कैल्शियम की गाढ़े ग्रंथियां कंकर कहलाते हैं, ठीक है? अशुद्ध कैल्शियम की गाढ़ी ग्रंथियां क्या कहलाती है? तो कंकर कहलाती है। मैं भूर पढ़ा रहा था इसलिए भूर से शुरू कर दिया हूँ। ये उत्खात भूमि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? भूर या भूर क्या होता है? तो पवनों का निक्षेपित रेत, रेत मतलब क्या? बालू, ठीक है? हम लोग जानते हैं बालू होता है, पवनों का निक्षेपित बालू को भूर कहते हैं, ठीक है? मैंने अभी बताया कि जब राजस्थान के पास जो थार मरुस्थल है वहां से कुछ पवने चलती है और वो बालू को उड़ाते हुए, मान लो कोई रेत भूमि है, कोई थार मरुस्थल है या फिर सहारा है,
वहाँ कुछ हवाएं बहेंगी तो वहाँ की बालुएं उड़ेंगी। उसी तरह थार रेगिस्तान है जो राजस्थान में, वहाँ पे पवनें चलती हैं और वो बालू को उड़ा के ले जाती है, ठीक है। तो उस जो उड़ा के ले जाती है उस बालू को भूर या भूर कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। कंकर किसको कहते हैं, हम लोग जानते हैं छोटे छोटे टुकड़े को कंकर कहते हैं, लेकिन परिभाषा अशुद्ध कैल्शियम की गाढ़ी ग्रंथियां कंकर कहलाती है, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं अब इससे, उत्खात भूमि, ठीक है। इसको समझ लिए, इसको समझ लिए, उत्खात भूमि और विस्पर्शन समझेंगे। विस्पर्शन भी बहुत आसान है, आप लोग देखे होंगे नदियां हमेशा, नदियां कभी भी सीधा नहीं बहती है, ठीक है। नदियां ऐसी 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 ऐसे घूम के बहती है, ठीक है। ये क्यों बहती है, इसी को विस्पर्शन कहते हैं। अभी हम लोग विस्पर्शन के बारे में भी समझेंगे। पहले हम लोग समझते हैं उत्खात भूमि, ठीक है। गोरखपुर जिले, जलावटाल और डेल्टा, इतना चीज समझ जाएंगे, गंगा का मैदान खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो भाई लोग, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखो कुछ बातें, जैसे कि डेल्टा, डेल्टा में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, तो सुंदरबन डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। विस्पर्शन के बारे में पढ़ेंगे, विस्पर्शन में नदियां जो है सांप के आकार में बहती है, ठीक है, ऐसा आकार में बहती है, ये सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक है उत्खात भूमि, ठीक है, बेड सॉइल ट्रोपोग्राफी बोलते हैं, ठीक है, जी होगा, ट्रोपोग्राफी, बेड लैंड ट्रोपोग्राफी, उत्खात भूमि, स्थलाकृति, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो चंबल नदी, जो चंबल नदी बगल से बह रही थी, चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन के माध्यम से निर्मित गड्ढे युक्त भूमि को उत्खनन भूमि कहते हैं। नाम है उत्खनन भूमि, सॉरी नाम है ये सभी चीज। जैसे कि आप देख लो, ये बीहर, बीहर नाम है, ठीक है। क्या होता है मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन जो होता है उसके माध्यम से निर्मित गड्ढे युक्त भूमि, ये अवनालिका अपर्दन मैंने पिछले लेक्चर में जब मैं जलोढ़ मिट्टी पढ़ा रहा था आपको 10 बार समझाया होगा कम से कम। चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन के माध्यम से निर्मित गड्ढे युक्त भूमि को उत्खनन भूमि कहते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में निर्मित जंगल को बीहर कहते हैं, यानी उत्खात भूमि में जो निर्मित जंगल है उसी को बीहर कहते हैं, रिवाइंस कहते हैं इन इंग्लिश, ठीक है। तो पूछेगा बीहर क्या होता है, तो उत्खात भूमि में जो जंगल होते हैं उनको हम लोग बीहर के नाम से जानते हैं, रिवाइंस के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग विस्पर्शन के ओर बढ़ते हैं, ये समझ गए, ठीक है। चलिए आप उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, ये सर्प की तरह चल रहा है, ऐसे ऐसे सर्प घूम के चलती है ना, ऐसे ऐसे चलती है, एस एस के आकार में, ठीक है। ये सांप है, ठीक है। देखो सर्प के आकार में नदियों का चलना विस्पर्शन कहलाता है, ठीक है। देखो मैंने लिखा है नदियों का सर्प के समान चलना, सांप जैसे जैसे चलती है, सांप मतलब स्नेक्स, कोबरा, कोबरा या फिर कोई भी सांप इस प्रकार से घूम के चलती है, ठीक है। एस का आकार बनाते हुए चलती है, तो एस का आकार का सांप की तरह चलना ही विस्पर्शन कहलाता है। नदियों का सांप के समान चलना ही विस्पर्शन कहलाता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि नदियां ऐसे चल रही है, सीधा चलती है, कभी नहीं नदियां सीधा चलती है, हमेशा एस के आकार में ही चलती है, ऐसे ऐसे मुड़ के, ठीक है। तो वही मैंने एक चित्र के रूप में आपको बताया है, ये नदी है, ठीक है। यहाँ से नदी ऐसे चल रही है, ऐसे होते हुए थोड़ा मुड़ेगी, फिर ऐसे चलेगी, फिर चलती 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 फिर ऐसे मुड़ेगी, यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए फिर इधर से चलने लगेगी, ठीक है। कभी क्या होता है ना कि इसमें ये यहाँ से टकरा के आपस में मिल जाती है, ठीक है। ये जो मिल जाने का क्रम है, ठीक है, ये जो मिल जाने का क्रम है, अब ये जब मिल जाएगी तो नदियां ऐसे बनेगी, ठीक है, ऐसे आएगी, ऐसे होगी, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ये ऐसे आएगी, ऐसे होते हुए ऐसे मिलेगी, फिर यहाँ से ऐसे हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। और ये जो यहाँ का अपर्दन का माध्यम बच गया, जो ये यहाँ का जो भूमि बच गया है, इसको बोलते हैं गोखुर झील, ठीक है। ये जो यहाँ से भूमि बच जाएगी यहाँ से ऐसे, इसको क्या बोलेंगे, गोखुर झील, ठीक है। वही मैंने लिखा, इसको बोलते हैं ऑक्स बॉ लेक, इन इंग्लिश ऑक्स बॉ लेक, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्यों नदियां इस प्रकार से ही बहती है, क्यों नदियां सीधा नहीं बहती है, तो इसका सिंपल सा आंसर है, आप देखो नदियां जो है सीधा अगर बहने लगे तो एक समय में आने के बाद आप समझो कि वहां के जो अवसाद, वहां के जो छोटे छोटे कण जमा होने लगते हैं, जैसे मान लो नदियां ऐसे बह रही है, ठीक है, सीधा बह रही है,
और यहाँ पे छोटे-छोटे कण कण जो है जमा होने लगे, काफ़ी सारे जमा होने लगते हैं तो नदियाँ फिर अपना रास्ता मोड़ लेती है, ठीक है? तो ये ऐसे मुड़ गई, फिर ऐसे मुड़ जाएगी, फिर इधर मुड़ जाएगी, इधर मुड़ जाएगी, कहीं भी मुड़ सकती है। तो इसीलिए नदियाँ जो है अपना आकार एस के आकार में ही चलती है। पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन, ये ऑक्सबो लेक क्यों बनाती है या ये ऑक्सबो लेक कैसे बनता है? तो ये ऑक्सबो लेक ऐसे बनता है कि मान लो ये नदियाँ इस साइड से ऐसे-ऐसे होते हुए जा रही है। अब क्या होगा ना, कुछ-कुछ छोटे-छोटे अवसाद जो है यहाँ आके जमा हो जाएँगे। अब देखो जगह तो यहाँ छोटा था, क्योंकि यहाँ से ऐसे-ऐसे होते हुए बही, ऐसे-ऐसे होते हुए बही। देखो, मैं आपके लिए दूसरा एग्ज़ाम्पल बना रहा हूँ, सॉरी दूसरा चित्र बना रहा हूँ, ठीक है? ऐसे होते हुए बही, अब क्या हुआ ना, यहाँ से ऐसे होते हुए निकल गई। अब यहाँ जो है जब नदियाँ बह रही है तो इस साइड से फ़ोर्स लग रहा है, फ़ोर्स लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है। बाद में क्या होगी, नदियाँ के यहाँ छोटे-छोटे अवसाद जमा होने लगेंगे। जमा होने लगेंगे तो यहाँ का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। जब यहाँ का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो फिर नदियाँ यहाँ से इधर मुड़ जाएगी और इधर मुड़ के वापस चलने लगेगी। तो यहाँ का जो जगह बच गया, इस जगह को बोलते हैं गोखुर झील, जिसको ऑक्सबो लेक बोला जाता है। ठीक है? तो मैंने लिखा है विस्पर्शन के माध्यम से गोखुर झील का निर्माण होता है। गोखुर झील का निर्माण हुआ विस्पर्शन के माध्यम से। नदियाँ, विस्पर्शन क्या होता है? तो विस्पर्शन होता है नदियाँ जो एस आकार में चलती है, उसको विस्पर्शन कहते हैं। ये एस आकार में चल रहा है अपना। अब यहाँ पे कुछ छोटे-छोटे अवसादों का जमा हो जाएगा तो फिर यहाँ से नदियाँ फ़ोर्स लगती चलेगी, ये अपना इधर बहने लगेगी, अपना इधर बहने लगेगी। तो यहाँ का जो जगह क्षेत्र बच जाएगा, इसको गोखुर झील बोलेंगे। ठीक है? चलो, अब यहाँ से आगे हम लोग फिर से बढ़ते हैं थोड़ा-सा। ठीक है? देखो भाई लोग, मेन पॉइंट जो है वो मैं समझाता हूँ, उसके बाद डेल्टा पढ़ेंगे। ठीक है? देखो, मैंने आपको बताया गंगा के मैदान में विस्पर्शन समझा रहा हूँ। ठीक है? विस्पर्शन इम्पोर्टेंट है। बिहार पुलिस का इस बार कुछ समय पहले कोई एक एग्जाम हुआ है, ठीक है? उसमें ये पूछा गया है, ये बूढ़ी गंडक के बारे में, ठीक है? जो कि इम्पोर्टेंट बनाता है इस सवाल को, ठीक है? देखो, मैं इस सवाल को एक बार एक पॉइंट में आपको समझाऊं। विस्पर्शन सिंपल सा बात है, नदियों का सर्प के समान चलना। नदी जो है वो सांप की तरह जब चलने लगती है उस आकार में, तो उसको विस्पर्शन कहते हैं। सिंपल सा लिखाया मैंने, नदियों का सर्प के समान चलना विस्पर्शन कहलाता है। ठीक है? विस्पर्शन के माध्यम से गोखुर झीलें यानी ऑक्सबो लेक का निर्माण होता है। ये भी मैंने समझाया, जब नदियां विस्पर्शन करती हुई चलती है तो यहाँ यह जो नदी ऐसे आ रही है और यह नदी जो ऐसे जाएगी वापस से, तो ये दोनों एक दूसरे से सटते हुए हल्का सा छोड़ के चलती है, वो यही हल्का सा जो है वह बाद में आपस में मिल जाती है यहाँ पे, जिसके कारण ये नदियां ऐसे होकर ऐसे चलने लगती है। ठीक है? अब ये जो यहाँ का क्षेत्र बच गया, इसी को बोलते हैं गोखुर झील या ऑक्सबो लेक या छाड़न झील बोलते हैं। ठीक है? ये ऐसा क्यों हुआ, तो इसका मैंने कारण यहाँ लिख दिया है। बहाव क्षेत्रों में अवसादों का जमाव होना। बहाव क्षेत्र जहाँ बह रहा है वहां पे धीरे धीरे मिट्टी या छोटे छोटे कण भर जाएंगे, तो भरने के बाद यहाँ पे जो है वापस से नदियां इस तरफ से बहने लगेगी, तो यहाँ का जो जगह बच जाएगा उसको बोलेंगे ऑक्सबो झील या गोखुर झील या छाड़न झील। तो मैंने यहाँ भी लिखा है गोखुर झील को ही ऑक्सबो लेक या ऑक्सबो झील या छाड़न झील, छाड़न लेक कहते हैं। ठीक है? मैंने ये बात बता दिया। ठीक है? इसके बाद मैंने आपको बताया बेगूसराय में, कहाँ पे, बिहार का एक जिला है जिसको बोल रहे हैं बेगूसराय में स्थित कांवर झील। कौन सा झील? कांवर झील। भारत की सबसे बड़ी गोखुर झील। आपसे पूछेगा भारत की सबसे बड़ी गोखुर झील किस किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। ठीक है? भारत की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी झील है? कांवर झील है। भारत की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी झील है? तो कांवर झील है, जो कि बूढ़ी गंडक नदी द्वारा निर्मित है। बिहार पुलिस में ये सवाल पूछा जा चुका है कि भारत की सबसे बड़ी गोखुर झील किस नदी के द्वारा निर्मित है, किस नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है? तो बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक के द्वारा जो है भारत की सबसे बड़ी कांवर झील जो है, भारत की सबसे बड़ी गोखुर झील जो कांवर झील है, कांवर झील के नाम से जाना जाता है, वह बूढ़ी गंडक नदी द्वारा निर्मित है। ठीक है? तो मैंने इस बात को आपको समझा दिया, आप इस बात को उतार लें। ठीक है? अच्छे से उतारिएगा। ये सब पॉइंट जो है ऑक्सबो लेक बहुत पूछता है, गोखुर झील क्या होती है ये सभी पूछेगा, विस्पर्शन क्या होता है। ठीक है? डेल्टा पढ़ेंगे, सुंदरवन डेल्टा से हम लोग कल शुरू करेंगे क्लास को। ठीक है?
देखो आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त कर देता हूँ। इसके अलावा आप लोग लेट्स डू को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है? देखो कम से कम 1000 सब्सक्राइबर पूरने के बाद ही मैं आपके लिए लाइव क्लास ला सकता हूँ, ठीक है? या इसके अलावा मैं अभी नहीं ला सकता, अभी मैं बना नहीं सकता हूँ, ठीक है? कम से कम 1000 सब्सक्राइबर पूरने के बाद ही मैं वीडियो को लाइव करूँगा, ठीक है? से एकदम सिंपल सी भाषा में बताया, ठीक है? और यहाँ से मैं आपके लिए प्रत्येक दिन एक क्लास लाऊँगा, ठीक है? कल जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कल हम लोग रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस बनाएँगे, रीजनिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलो यहाँ से मैं अपनी क्लास को बंद कर दूँगा, ठीक है? मैं विदा लेना चाहता हूँ, धन्यवाद।